So good morning all of you. Today in Business Studies, class 12, this is your chapter 2, Principles of Management. So I taught you about Fayol's principles. Then we studied about principles of scientific management, जिसमें science not rule of thumb, harmony not discard. And then we studied about Japanese follow this principle. And third, cooperation not individualism. And fourth, principle of scientific management, development of workers to their greatest efficiency and prosperity. And then I explained you about techniques of scientific management. So quickly, let me revise this technique of scientific management. Okay. So techniques of scientific management. These are the scientific principles of management which Taylor has provided to us. This is first one, that is functional foremanship. So under the factory system, Taylor insists that Taylor ये बोलते हैं कि we have to make our 8 bosses. हमें कितने अपने बॉस बनाने हैं? 8 बॉस बनाने हैं. ठीक है. इसमें जो हमारा फैक्ट्री मैनेजर होगा वो 2 टास्क में काम को डिवाइड कर देगा. एक होगा आपका प्लानिंग इंचार्ज, सेकंड आपका होगा प्रोडक्शन इंचार्ज. तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर मैंने आपको 4 बॉस बताए थे. एक था इंस्ट्रक्शन कार्ट क्लर्क, दूसरा था रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एंड फोर्थ इज डिसिप्लिनर्स. ठीक है. तो इंस्ट्रक्टर कार्ट क्लर्क का काम होगा कि ये वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करेगा. रूट क्लर्क का काम होगा कि वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन के लिए रूट प्रोवाइड करेगा, क्या टास्क करना है, किस चीज का प्रोडक्शन करना है, ये उनको इन्फॉर्म करेगा. देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टू प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट, एक टाइम उनको लिमिट दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम कंप्लीट करना है. डिसिप्लिनर का काम है कि वो जितने भी वर्कर्स हैं स्मूथली फर्म के अंदर एक बढ़िया तरीके से वर्क हो, तो डिसिप्लिन का टास्क डिसिप्लिनर्स चेक करेगा. फिर हम बात करते हैं सेकंड जो प्रोडक्शन इंचार्ज है, उसके भी 4 बॉस बनाए गए हैं. वन इज स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर. तो स्पीड बॉस का काम है कि ही मस्ट इंश्योर द वर्क शुड बी टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीट हो जाए. ठीक है. एंड गैंग बॉस का काम है कि ही मस्ट बी लुक आउट द मशीन एंड टूल्स, बी रेडी फॉर द ऑपरेशन बाय द वर्कर्स. ठीक है. एंड देन रिपेयर बॉस टू एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, कि जितने भी फैक्ट्री में इंडस्ट्री में टूल्स एंड मशीनरीज हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं नहीं कर रही हैं, इसको चेक करने का काम रिपेयर बॉस का होता है. एंड द फोर्थ वन दैट इज इंस्पेक्टर, एंड इंस्पेक्टर्स वर्क इज टू चेक द क्वालिटी ऑफ द वर्क, कि जो हमने फिक्स किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है. देन नाउ द मेन second techniques of scientific management, that is standardization and simplification of work. Okay. So standardization refers to the process of setting standards for every phase of business operation. स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि ऐसी प्रोसेस होती है जो कि बिजनेस में जितने भी हम वर्क कर रहे हैं उनको ऑपरेट करने में हमें हेल्प प्रोवाइड करती है. ठीक है. जैसे कि वी हैव टू प्रोवाइड, अगर वी हैव टू बी प्रोड्यूस अ कमोडिटी, अगर हमें कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, देन इट इन्वॉल्विंग फिक्सिंग सर्टेन वैल्यूज, हमें उसके लिए कुछ वैल्यू सेट करनी है, स्टैंडर्ड सेट करने हैं, ताकि हमारी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे. ठीक है. जितना गुड्स हमको प्रोड्यूस करना है उतनी ही क्वांटिटी में हम गुड्स को प्रोड्यूस करें. एंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट्स, और जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स हमें रिक्वायरमेंट है उन्हीं पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स का हम यूज करें, मटेरियल का यूज करें, और एक सही ढंग से हम सही प्रोडक्ट मेथड को हम यूज करके उस प्रोडक्ट को बनाएं. तो यही हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क होता है. ठीक है. एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बेटा. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर कुकिंग समथिंग, अगर हम किसी चीज को कुक करते हैं या बनाते हैं, हमें वो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स चाहिए उस चीज को बनाने के लिए. ठीक है. if we for example if we are making rasgulla and instead of sugar we put salt on that, so how you will get the taste you will get very salty.
ओके, तो सेम हेयर टेलर इंसिस्ट करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में कि हमें नॉर्म्स को फॉलो करने हैं। अगर हमें स्वीट बनाना है तो स्वीट बनाने में कितना हमें स्वीट का रिक्वायरमेंट होगा, उसकी एक क्वांटिटी फिक्स होगी, उसी को हम डालेंगे। ठीक है, ओके, सो दीज स्टैंडर्ड शुड एक्ट एज द बेंचमार्क ऑफ ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड गुड्स, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, मटेरियल, प्रोडक्शन मेथड, ये सब अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से यूज करते हैं तो डेफिनेटली हम एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाएंगे। सिमिलरली द वर्किंग कंडीशन, चाहे हम टेम्परेचर की बात करें, लाइटिंग की बात करें, वेंटिलेशन, ह्यूमिडिटी, ये सब एक स्टैंडर्डाइज होना चाहिए एंड शुड ऑल्सो बी स्टैंडर्डाइज। ये सारी चीजें भी स्टैंडर्डाइज होनी जरूरी है। सही वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर सही होना चाहिए। ठीक है, जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं वो भी एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में वर्क करें और उनका जो इन्वायरमेंट है, एक सूटेबल इन्वायरमेंट में वो काम करेंगे तो वो क्वालिटी भी मेंटेन कर पाएंगे एंड एज वेल एज दे मेंटेन द क्वांटिटी ऑल्सो। ओके, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं अगर हम स्टैंडर्डाइज्ड वे में वर्क करते हैं? इट रिड्यूस द गिवन लाइन प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हम अपने वर्कर्स को एक फिक्स्ड टाइप दे देंगे कि इस टाइप का हमारा गुड बनना है, उसका साइज, उसका कैरेक्टर। ठीक है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। सेकेंड, टू स्टैब्लिश एंड चार्ज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट एंड प्रोडक्ट। हम क्या करें कि कितना हमें मैन्युफैक्चर करना है, कितने प्रोडक्ट हमें बनाने हैं, ये हम पहले फिक्स कर दें। ठीक है, इस ये भी क्या है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। देन टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल। हम ये कोशिश करेंगे और अगर हम स्टैंडर्डाइज को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो मटेरियल है वो एक एक्सीलेंस क्वालिटी को लेकर के बनता है। ठीक है, देन टू स्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन। अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करते हैं देन इट हेल्प्स अस टू परफॉर्म द स्टैंडर्ड मैन एंड मशीन। ठीक है, सो स्टैंडर्ड टाइम कैन बी फिक्स टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। जो भी हमको प्रोड्यूस को प्रोडक्ट करना है, आउटपुट निकलना है, वो स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड इफ वर्कर्स टेक मोर टाइम देन द स्टैंडर्ड टाइम एंड देन द करेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन टू चेक इट। ये मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि हमें पहले वर्कर्स को एक टाइम फिक्स करना है, एक स्टैंडर्ड टाइम देना है कि इतने घंटे में गुड्स प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो वी हैव टू चेक आउट द करेक्टिव मेजर्स। हमें ये चेक करना है कि कहाँ पे वो लेक हुए, कहाँ पे प्रॉब्लम आई। ठीक है, नाउ सिंप्लीफिकेशन रिफर्स टू एलिमिनेटिंग superfluous or unnecessary वैरायटी, साइज, ग्रेड ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो हमारे फर्म में डिफरेंट टाइप के वैरायटीज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज में, डिफरेंट उनका ग्रेड होता है मैन्युफैक्चर के टाइम पर। ओके, सो सिंप्लीफिकेशन का मतलब है क्यों किसी फर्म के अंदर सिंप्लीफिकेशन को जोर दिया गया है टेलर ने। इट एम टू एलिमिनेट अननेसेसरली डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, साइज एंड टाइप। अगर हम एक स्टैंडर्ड और एक सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर को नहीं दिया जाएगा अगर हम लेबर्स को, तो प्रोडक्ट के साइज डिफर हो सकते हैं, टाइप डिफर हो सकता है। ठीक है, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें सिंप्लीफिकेशन का यूज करना जरूरी है। It implies reduce inventories, fuller utilization of equipment and increasing turnover. इससे क्या होगा, एक तो हम जो हमारी इन्वेंट्रीज है, जो हमारी सेल है, उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, जो हमारे पास इक्विपमेंट है, चाहे वो मैन के फॉर्म में हो, ह्यूमंस के फॉर्म में हो, चाहे वो रिसोर्स के फॉर्म में हो, हम उसको फुली यूटिलाइज कर सकते हैं और इससे हम अपनी सेल को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर। इससे क्या होगा, हमारी सेविंग बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ लेबर, जितना हम पैसा लागत हम लेबर्स के लिए लगा रहे हैं वो हमारा सेफ रहेगा, मशीन पे अननेसेसरी नहीं लगेगा, टूल्स पे नहीं लगेगा एंड फैसिलिटेट बेटर कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटीज। और हम जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है उनको बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई?